अच्छा नाज़रीन कराम, इलेक्शन तो हो गए जी। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमतें भी बन गई हैं जी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अपोजिशन भी बड़ी डट के खड़ी है और बता रही है कि जीते तो हम हैं, हुकूमत हम बनाएंगे। बल्कि वो तो ये बताते हैं कि चारों सूबों में भी और वफाक में भी हमारे जो लोग जीते हुए हैं उनकी तादाद इतनी है। हमारे पास देखती ये पेपर पड़े हैं, 45 नंबर है, क्या है 47 वाले दूसरे हैं, ये 45 वाले हैं। कुछ बड़ी बहसें हो रही थी, लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान ने एक छिक्का और मार दी है। वो बहुत ही बिनाए हुए हैं गालबन। बिनाए हुए मैं इसलिए कहता हूँ कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो माजी का एम के साथ उन्होंने का जो रवैया रहा, और बहुत सी बातें मैं उसमें वो पार्टी नहीं बनना चाहता, लेकिन वो एक ख़ास तरीके से रवैया इख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो बाजवा ने और फैज़ हमीद ने खुद आके हमसे कहा था कि तहरीक चलाओ इमरान के ख़िलाफ़, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाओ, या आप लाएंगे कानूनी तरीके इख्तियार करेंगे तो हम उसको उसकी हमें रुकावट नहीं बनेंगे, जो भी लफाज थे। और बड़े मौलाना यानी इस मूड में हैं कि बड़े वेलकम किया उन्होंने तहरीक इंसाफ के वफद को। अब लोग फ़िक्रे लगा रहे हैं, फ़िक्रेबाजी कर रहे हैं कि कल कोई इनको मौलाना डीजल कहता था, आज वो मौलाना कहना पड़ा है, आज वो उनको वेलकम कर रहे हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि जो जिसका मुलाकात का हवाला दे रहे हैं उसमें तो फ़लाँ 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 भी शामिल था, उसमें ये बात नहीं, ये बात हुई थी। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त तो फैज़ हमीद जो थे वो ISI के चीफ थे ही नहीं, उस वक्त तो ये दूसरे साहब जो अब हैं वो चीफ थे, और वो मिले होंगे, वो मिले थे, और उन्होंने तो ये बातें की। भाई एक अजीब कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है ये। और ये भी कह दिया गया कि मौलाना खुद सरबराह थे उस इत्तेहाद के जिसने बैठ के फैसला किया था कि नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लानी। वो सदारत करते थे उन इजलास की, अब वो कहते थे कि मेरा रवैया ये रहा वो रहा। पता नहीं ये सियासतदान आपस में क्या करते फिरते हैं या क्या कर रहे हैं। हम एक तमाशा देखते हैं या तमाशा बने हुए हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। उधर कराची में, सिंध में जो है जितनी अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, सिंध में जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ डटी हुई हैं, GDA है सिंध के अंदर, और कॉम्प्रस तंजीमें हैं, पीर पगाड़ा के लोग जो हैं वो GDA में तो वो शामिल हैं। कराची में कुछ बहुत सारे लोग जमात इस्लामी के, और बहुत उन सब ने बड़ा ज़ोरदार शो किया कराची में भी, इंटीरियर सिंध में भी। वो गोया एक नई ताकत बड़े आराम से सुकून से बैठी हुई थी पीपल्स पार्टी, उसको छेड़ने के लिए वो गोया एक कुव्वत खड़ी हो रही। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। ये तो लोग कहते हैं हमारे कुछ साथी कि तहरीक तो चलेगी तो मुल्क का क्या बनेगा। अच्छा, तहरीक नहीं चलेगी तो फिर भी क्या बनेगा? कोई सिस्टम बन रहा है, कोई मामला चलते दिखाई देते हैं। आलमी सतह पर हमारा मजाक तो नहीं बन रहा। हमने जो टारगेट अचीव करनी है वो अचीव कर लेंगे। मुआशी तौर पर हमें जो मजबूरियाँ उनको हम हल कर लेंगे। सियासी इस्तेहकाम जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगा। क्या सूरत हाल पैदा हो रही, आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे बहुत अच्छा पैनल मौजूद है, और मेरे ख्याल में खूब जानदार किस्म की बहस होगी इस पैनल के दौरान। नाम पढ़ के ही मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है। यहाँ स्टूडियो में तो मजहर बिल्ला साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सलमान आबुद साहब हैं, और ऑनलाइन हमारे साथ आमर इलियास राना साहब और साबर शाह साहब हैं। अब आप सब्र कर लीजिए क्या नक्शा बनेगा, क्या सूरत बनेगी। मेरा ख्याल में मजहर बिल्ला साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ ताकि अच्छा जंग का आगाज़ हो जाए। शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, आपको याद होगा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए जी तो 9 फरवरी की शाम आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। जी और मैंने उस दिन ही इस खदशे का इजहार कर दिया था कि जिस तरह रिजल्ट आए हैं, जिस तरह लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, मुझे फरवरी के तीसरे हफ्ते में एक बहुत बड़ी तहरीक चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मेरे पास उस वक़्त बलूचिस्तान से भी इत्तलात थी, सिंध से भी थी, पंजाब से भी थी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो कुछ हुआ वहाँ से भी थी। अब गुजारिश ये है कि पंजाब की तस्वीर तो बहुत आ गई मीडिया पे, खैबर पख्तूनख्वा भी आ गई, बलूचिस्तान की भी, और सिंध की कराची की तस्वीरें सामने आईं, मगर बदकिस्मती से अंदरूने सिंध की तस्वीरें सामने नहीं आईं। जब वहाँ से पता चला कि वहाँ भी धांधला हुआ है अंदरूने सिंध में,
और लोगों ने कहा हमारा इलेक्शन चुराया गया है। पहली बात तो ये है कि ऐसे ज़मीर बेज़मीरे सियासतदानों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जो जाली मैंडेट के ज़रिए जीत गए हैं। ख़ास तौर पर मैं नाम ख्वाजा आसफ़ का लूँगा, जिन्होंने पिछला इलेक्शन भी किसी के टेलीफोन की वजह से जीता था। इस दफ़ा पता नहीं उन्होंने अपने कौन से चाचे को फ़ोन किया होगा। इस तरह के जो लोगों के वोट चोरी करके डाका मार के आते हैं, ख्याल है ना हमारा क्या ख्वाजा आसफ ने ये किया होगा? नहीं, देखिए पिछला तो साबित वो हो गया था ना, बाद में टेलीफोन की बात सामने आ गई कि भाई ये तुम्हारे लोग ये कर रहे हैं। अब लोग रो रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, लोग फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर इतला है कि कई पोलिंग स्टेशनों पे प्रिजाइडिंग अफसरों से एक एक और फॉर्म 45 सादा साइन करवाया गया। अब मैं कहता हूं कि आप फॉर्म 46 पे चले जाएं, फॉर्म 46 सारी धांधली को बेनकाब कर देगा। फॉर्म 46 तो मैं आपके नाजरीन की वजाहत के लिए बता दूं कि फॉर्म 46 इसी तरह होता है कि एक आरओ किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर को कहता है कि जनाब आपका जो पोलिंग स्टेशन है उस पे 1000 वोट है, तो ये 1300 बैलेट पेपर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वो लिखा जाता है। अब उससे नेक्स्ट डे जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो प्रिजाइडिंग अफसर लिखता है कि जनाब 1000 वोट तो पोल नहीं हुआ, 600 वोट पोल हुआ है, और ये 700 बैलेट पेपर जो हैं ये मैंने सील करके स्टैंप लगा के जमा करवा रहा हूं। उस पर लिखा होता है यूज्ड वोट और अनयूज्ड वोट। ठीक है, यूज्ड वोट 600 हो गए, अनयूज्ड वोट या अनइश्यूड वोट हो गए 700। अब जो धांधली करने वाले जो चक्करबाज हैं वो उस अनयूज्ड वोट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फॉर्म 46 को पे कार्रवाई की गई तो वो धांधली वाले भी बेनकाब हो जाएंगे। चले मतलब अभी तो फॉर्म 45 पे बैठे हुए हैं, 47 पे जाना नहीं चाहते, 46 बीच में आप एक और ले आए, अच्छी बात है। जरा बात को आगे फैलाते हैं, कोई मज़ा पैदा हो ना जरा। जी जी। अमर इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे दोस्त नजर बिल्ला साहब तो बड़े ही गुस्से में हैं। मैं तो मौलाना फजल रहमान की तरफ ले जाना चाहता था, GDA की तरफ ले जाना चाहता था, मगर ये इलेक्शन की धांधली की तरफ ज़्यादा माइल है। क्या सूरत हाल पैदा होती दिखाई देती है आपको? जस्टिस मदर बल्लास साहब अच्छा को मेरा सलाम पहुंचे। जी जी। और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, जाहिर है बहुत अच्छी की, हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन ये सब काम उन्हें अब अदालत में करने होंगे, यानी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो उन्होंने नक्शा पेश किया उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान, शेरपाव साहब, जमात इस्लामी और ANP, ये चारों KP में भी मौजूद थे। ANP ने तो साफ बात कर दी कि भाई हम तो आप ही के खिलाफ तो आए हैं कि हमारे खिलाफ आपके हक में धांधली हुई। जमात इस्लामी 3 सीटें जीती, वो तीनों PTI को दे दी गई। अच्छा जी, अब आप मौलाना फजलुर रहमान का कर ले, उनका मुकाबला किससे था? PTI के साथ था। अब जो बात मुख्तसर से लफ्जों में हमारे भाई साहब ने कह दी कि KP का भी सामने आ गया। कब आया KP का सामने? वो किन के पास जा रहे हैं? और वो कहते हैं हमें अगर 92 सीट है तो हमें 102 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा वोट बैंक इतना बड़ा था कि वो फॉर्म 46 से भी ज्यादा हो जाते, एलोकेटेड वोटों से भी ज्यादा हो जाते, अगर वो फॉर्म ही की बात हो रही है। इशू ये है कि ये पाकिस्तान का एक वतीरा है। अब जो 2018 का इलेक्शन था वो सेम था। वहां पे फौज बैलेट पेपर की हिफाजत के लिए, आपको पता है ना, इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद थी और बाहर भी मौजूद थी, और इल्जाम किस पे आया था? फौज पे, कि ठप्पे आपने लगाए। 2018 के इलेक्शन को अदलिया और सिविल, जो मतलब अदलिया से हटके और सिविल ब्यूरोक्रेसी, वैसे तो ये दोनों ही सिविल हैं, लेकिन अदलिया हम अलग करते हुए के मिक्स कराए गए थे। 2013 के अदलिया ने कराए थे तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ये RO का इलेक्शन था। अदलिया झिझक रही थी और इस दफा उन्होंने टोटल इनकार कर दिया। फौज बैलेट पेपर के पास नहीं, वो पोलिंग स्टेशन से दूर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे पीछे हट गई कि आपकी मर्जी, आप इलेक्शन कराएं। और तीसरी फोर्स के तौर पे थी। कहीं उनको नहीं तलब किया गया, किसी एक वोटर को नहीं रोका गया, ये नहीं शिकायत आई कि हमें वोट नहीं डालने दिया। अब फड्डा आ रहा है फॉर्म 45 पे कि जी प्रिजाइडिंग अफसर के कुछ और हैं, जैसे वो डस्का की धुंध में गुम हुए थे।
और फिर हाई कोर्ट की स्टे में वो आज तक पड़े हुए हैं और उनका फैसला ना हुआ। अगर प्रिजाइडिंग अफसरों को उस वक्त सजा हो जाती तो आप कोई जुर्रत ना करता, क्योंकि सबको पता लग जाता कि जी सजाएं होती हैं। अब आ रहे हैं इल्जामात, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? जीडीए के पीर पगाड़ा साहब करेंगे, जिनके बारे में शर्जील मेमन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप 5 साल तो घर से बाहर नहीं निकले, वजारतों के आपने हर तरफ से फ्रूट्स हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान निकलेंगे, जिन्होंने पूरे 16 महीने की वजारतों में रस भरी वजारतें अपनी मर्जी के मुताबिक एंजॉय की, बिल्कुल किसी ने नहीं रोका उनको। आज आप जिनकी बातें कर रहे हैं, हाँ शेरपाव साहब और एएनपी वो वाहिद हैं जो उसमें उसका पीडीएम का हिस्सा होते हुए उसकी किसी वजारत में शामिल नहीं थे। उनके जेन्युइन गुस्से हैं, अपनी जगह पे बात है। बाकी है कि मुझे ठीक फायदा नहीं मिला, मुझे कम फायदा मिला। अच्छा ठीक। आप लोगों ने जलसे क्यों नहीं किए? आज वो जो लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं कि आज के फिर जलसे का खर्चा किसने दिया? अगर एक जलसा 8-10 करोड़ रुपए में होता है, पीर साहब के पास भी पैसों की कमी नहीं, वो अपने कितने मुरीदेन समेत अपने कैंडिडेट्स के लिए गए थे। उन्होंने कुल टोटल कितने सिंध में उम्मीदवार खड़े किए थे कि जिससे वो जीत जाते, यानी उनका इत्तेहाद भी जीत जाता। वो कैंडिडेट्स की तादाद बता देते कि जी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ये बात है। जहां पे जो जीत गया वो खुश है, जो हार गया वो कहता है कि मेरे साथ धांधली होगी। पंजाब में पीएमएलएन ने अभी तक वो मसला नहीं उठाया है कि उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई है, केपी के अंदर ज्यादती हुई है खास तौर पे। और अभी वो इश्यूज जब आएंगे या तो अदलिया पे संभालेगी, या फिर एक बात जो लोग रात से कह रहे हैं, मैं छोटी सी बात मीर साहब कह दूं, कुछ लोग पीएनए का नक्शा फराहम करते हैं। तो आपको पता है पीएनए भुट्टो के खिलाफ था और फौज के साथ इस्तेमाल हुआ। अब आज जो मुजाहिमती तहरीक का जो नक्शा मदर बरलास साहब को मिल गया था फरवरी की 15 की रात को, वो किसके खिलाफ होने जा रहा है? बस इस पे बात करें। अच्छा जी, साबिर शाह साहब आप कुछ रहनुमाई करें। देखिए मैंने कहा था बड़ी शानदार लड़ाई होगी, तो आप कुछ मदद करें हमारी इस पूरी सूरत हाल में। क्या कहते हैं आप? मैं सलमान आबद साहब को बचा के रखा हुआ मैंने। मीर साहब, दोस्तों ने जो नक्शा पेश किया है टेक्निकलिटीज का, ये भी जरूरी होता है ताकि आवाम की अवेयरनेस हो और एजुकेशन हो, उन्हें पता हो फॉर्म 45 क्या है, 46 क्या है, 47 क्या है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं मीर साहब, तो या तो हमको पिछले इवेंट को रगड़ रहे होते हैं और उससे कुछ नहीं हासिल होता। दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं अपने तजुर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक कि आगे क्या हो सकता है। तो मेरी नाक़िस राय में देखिए, अभी पीपल्स पार्टी को मैं देख रहा हूँ कि वो भी जो है वो शशोपन में है, पर तोल रही है जी, पर तोल रहे हैं कि क्या किया जाए। उनके पास दो रास्ते हैं ना, कि या तो इनके सब मिल जाएं जो तरीक चलाना चाहते हैं, या बहुत ही आइडियल मौका एक मरतबा फिर है कि वो कहें जी जमहूरियत बचानी थी तो फिर बिलावल को वजीर आजम ले आए। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा देखना ये, देखिए देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, हु इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अगर एजिटेशन होती है और ये हुकूमतें ओथ नहीं लेती टाइम के ऊपर, या डिले होता है, या कुछ स्नैक्स हिट करती हैं, या कोई हर्डल्स आते हैं, तो ये भी देखना है। मौलाना का जो मूव है बहुत सरप्राइजिंग है। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ तरीके लबैक पाकिस्तान की किसी अनाउंसमेंट का। जब वो हो जाएगी तो मैं फिर खुल के शायद बात कर लूँ कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। जहाँ तक रिगिंग की बात है, दोस्तों को शायद मेरी बात पसंद ना आए, मैं भी इनकी तरह सारी जिंदगी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। अभी तक तो मैंने सिर्फ तरीके इंसाफ वाली बातें चेक की हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इनके साथ 15 सीटों पे ज्यादती हुई, कम से कम। पीएमएलएन के साथ कितनी ज्यादती हुई है खैबर पख्तूनख्वा में जानता नहीं, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ मैं बिल्कुल पीटीआई की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आज 2 मुझे डिप्लोमेट्स के टेलीफोन आए और एक मेरे घर पे आए। उनमें से वो एक तो ये कॉन्फर्मेशन चाह रहे थे एक न्यूट्रल आदमी से कि आया पीटीआई की वाकई इतनी सपोर्ट है, और दूसरी चीज जो मुझे समझ आई वो ये कि वो मरियम का जो हल्फ है उसमें बहुत इंटरेस्टेड है कि वो जल्द से जल्द हल्फ उठाएं। और मेरे से उन्होंने पूछा कि नंबर गेम क्या हो सकती, तो मैंने चांगा मांगा से लेके अब तक बताया कि जितने थोड़े से नंबर मरियम को चाहिए वो तो हर तरीके से वो पूरा कर लेंगी, अलबत्ता चैलेंजेस बहुत हैं। कहने का मकसद ये है कि डिप्लोमेट्स भी, बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स इस सिचुएशन में एक्टिव है। क्या वो क्राइसिस रेजोल्यूशन चाह रहे हैं, या वो किसी न किसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेटी और भाई हैं उन्हें वजीर आजम और वजीर आला बिल तरतीब देखना चाह रहे हैं। ठीक जी, मैं एक बात और कर लूँ आपसे।
मैं सिर्फ एक बात हाँ, करें, आपकी बिल्कुल इजाजत बिल्कुल से करें, करना। बिल्कुल करें, मैंने समझा, खत्म कर दी बात। मीर साहब, सिचुएशन ये है कि वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स अ गुड पाथ। अगर कल को यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, मैं आपको बताऊं, हम शायद मार्च के शुरू में डिफॉल्ट के फिर आवाजें लग जाएं। एंड दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। कियोस जो है वो जो थोड़ा बहुत पैसा मुल्क में होता है उसे भी उड़ा देता है। सो वील हैव टू सी कि अगर गवर्नमेंट्स आ भी जाएं तो तब कितनी स्टेबिलिटी होगी। अगर डिले होती है हल्फ बर्दारी की जो तकरीबें हैं वो, तो उससे कितनी स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी होती है। वी आर इन अ कैच 22 सिचुएशन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वी आर इन अ क्वांड्री, और देखना है कि अब इसका हल कौन निकालेगा। ठीक जी। सलमान आबद साहब, ये जो सवाल इन्होंने आखिर में उठाया है इम्पोर्टेंट। बात ये है, बात सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं किसी बात को डिसएग्री नहीं करता, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये सारी वो बातें हैं कि जो इसको टोटल सम है हमारे माशरे का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब बात ये है मीर साहब, हमने ये इलेक्शन शफाफ कराया है, हमने ये इलेक्शन धांधली वाला कराया है, इससे कतई नजर इस बहस में मैं नहीं पड़ता, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। सवाल ये कि हम जा किधर रहे हैं और ये जो सारा मलबा लेकर हम आगे जा रहे हैं हुकूमत बनाने की तरफ, क्या ये पाकिस्तान के क्राइसिस को रिजॉल्व करेगा या पहले से मौजूद क्राइसिस को और ज्यादा खतरनाक हद तक ले जाएगा। पोलराइजेशन जो पहले से मौजूद थी इंतखाबात से पहले, और वो सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं थी, इदारों के अंदर तक चली गई थी, उस पोलराइजेशन को ये इंतखाबी अमल बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। वो जो सियासी इख्तलाफ था वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हो रहा है या सियासी दोस्ती में तब्दील हो रहा है। और ये जो एक तहरीक बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर ये बन जाती है मिसाल के तौर पे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी इलेक्शन जो है उसने रेजोल्यूशन पेश नहीं किया और आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। और ये सब लोग जो इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर अपने 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 इंटरेस्ट के साथ बुनियाद बनाकर, उससे क्या होगा? एक कमजोर सी, एक मफलूज सी, एक अपाहिज सी हुकूमत बनेगी जिसके बारे में पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हमायत तो कर देंगे लेकिन वजारतों का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी ये क्या बात हुई? यानी आप हुकूमत में होते हैं या आप हुकूमत में नहीं होते हैं, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर हुकूमत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे या बुरे, आपको लीड करना पड़ता है। लेकिन हम जो है बुरे वक्त के, हुकूमत का जो बुरा वक्त है उसका साथ नहीं देंगे, हुकूमत का अच्छा वक्त का साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, ईवान सदर जाएंगे, स्पीकर बनना चाहेंगे, उसमें एंजॉय करेंगे। एमक्यूएम तो पहले इस खेल की मास्टर प्लेयर है, वो अपने ज्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन करेगी, सब वजारतें भी लेगी, और जिस तरह से उनको मैंडेट दिया गया वो खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कराची के अंदर। हम सब जानते हैं कराची की पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम बुनियादी तौर पर एक और नई महाजराई की तरफ जा रहे हैं। और ये जो कल आपने शुरू में इंट्रो करवाया, जो एक नया पंडोरा खोला है फजलुर रहमान साहब ने, और आज फिर वो एक इंटरव्यू देने वाले हैं, और जिस अंदाज का पंडोरा खोल रहे हैं, या वो अली वजीर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने भी उसी बात की तायद की है जो बात मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, इदारों के बारे में, सियासतदानों के बारे में हमें बहुत कुछ और अभी सुनने को मिलेगा, और बहुत से लोग आकर ऐसे ऐसे इंकिशाफात करेंगे जो शायद आज की सियासत के अंदर मजीद उलझाव पैदा करेंगे। तो मेरे नज़दीक तो हम रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। वो जो आपने कहा था ना कि हम इलेक्शन के बाद एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। मुझे ज्यादा महाजराई बनती हुई नजर आ रही है, और कोई इलेक्शन के नताइज, चाहे वो किसी के हक में हो, किसी की मुखालफत में हो, जब हमने उसको कबूल ही नहीं करना, तो और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नाकाम हुआ है ना सर, और उसने जो इबाहम पैदा किया है, उसने जो डाउट्स पैदा किए हैं, ये उसी की वजह से आज ये सारा धांधली हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस। ठीक बात है नाज़रीन कराम, जो सारी गुफ्तगू से चारों देखें, हर पहलू पर आपने इसकी गुफ्तगू सुन लीजिए, हर बात आप समझ लें ठीक है, किसी बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आगे रास्ता क्या है, ये फ़ायदा किसको पहुंचेगा? जमहूरियत की बसात लपेटती जाएगी क्या ये समझ लिया जाएगा कि इलेक्शन हमारे मसले का हल नहीं हुआ करते, या ये समझ लिया जाएगा कि हम शफाफ और साफ इलेक्शन कराने की पोजीशन में है ही नहीं? क्या समझ लिया जाएगा? ये सारे सवालात हैं जो हमारे सामने हैं। और मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं? मैंने तो मजहर बल्ला साहब से ये सवाल किया था, ये मुझे दूसरे सवालों में फंसा गए। अब मैं उनसे ख़ास तौर पर यह सवाल करूँगा और फिर कराची की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी हम जैसे मैंने कहा कि ये फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, जब MMA का ज़माना था, परवेज़ मुशर्रफ को सदर बनाने का मसला था, तो उन्होंने हाथ कर दिया था MMA के साथ,
और इसकी बड़ी बाद में तावील भी की, दलीलें भी दी और लोग मुतमिन भी हो गए और सब कुछ भूल गए, कहने लगे बड़े असूली आदमी हैं। फिर धरना दिया इन्होंने और धरने के बाद ये वापस भी चले गए और फिर कहा कि बड़ी बात हो गई थी। अब वो होने को उस वाने में अच्छा समझते थे, अब वो बुरा कह रहे हैं। इससे पुरानी बातें भी है, मुफ्ती मोहम्मद सब तक मैं जा सकता हूँ, उससे पुरानी भी जाना चाहे। मैं तो जमीयतुल उलमा हिंद तक जाता हूँ ना जी, कहानियाँ लंबी करनी चाहे। लेकिन मसला ये है कि ये सारी बातें हो क्यों रही हैं। ये जो लोग हम कहते हैं कि उन्होंने सारे बेनिफिट इंजॉय किए, बेहतरीन जो उहदे थे वो उन्होंने मांगे और उनको मिल जाते थे। अब भी कुछ लोगों का ख्याल है कि वो शायद पाकिस्तान का नंबर 1 ओहदा मांग रहे हैं, चाहते थे, जो नहीं मिला। वो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मुझे तो पता नहीं क्या सूरत हाल है। क्या कहेंगे जनाब आप सूरत हाल? अच्छा सर, जो गुफ्तगू हुई है पहले मैं मुख्तसरन उसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा। कि एक तो बहुत अच्छी बात की सलमान अहमद साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने खुद डाउट पैदा किए, बिल्कुल अब हम पैदा किए, और मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है। मैं उसको बिल्कुल कहता हूं कि वो जो शफाफ इलेक्शन कौम को देने थे उसमें वो नाकाम रहा। दूसरा जो साबर शाह साहब ने बात की है, चले 15 कौमी हिस्सों पर भी अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो ये ज्यादती कम तो नहीं। बाकी जो बात हमारे भाई आमिर इलियास राना साहब की है, ये पहली दफा हो रहा है कि डीजी खान से सरदार जावेद लुंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई मैं नहीं जीता, मुझे ना जितवाओ, वो फला आदमी जीता है। कराची से हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई मैं नहीं जीता, फला जीता है। ये पहली दफा हो रहा है कि जीतने वाले जो है सियासी शऊर बताया हो गया से बाजमीर लोग मैंडेट। मैंने ख्वाजा आसिफ का नाम क्यों लिया था? अच्छा, आप सरदार जावेद आप फजल रहमान की तरफ क्यों नहीं आ रहे? और नईमुर रहमान। अब मैं आता हूं कि ये जो फजल रहमान ने कट्टा खोला है देखिए, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के साथ सिंध में बहुत बड़ा हाथ हुआ है। अंदरूने सिंध में उनकी कई सीटें छीनी गई हैं। अब जिस सूबे में माली भी प्रिजाइडिंग अफसर थे, चपड़ासी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, असल में होता यह है कि अंदरूने सिंध हमारी बड़ी 2 पार्टियों ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने काम नहीं किया। वो कराची जाते हैं, कराची से होके आ जाते हैं, तो सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी मिल जाती है। अब उन्होंने वहां मौलाना फजल रहमान की पार्टी से भी सीटें छीनी और जीडीए से भी छीनी, दोनों का मौकफ सामने आया है। अच्छा, बलूचिस्तान कल से बंद था, आज जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वो मौलाना साहब के बंदों ने बंद कर रखा है। अंदरूने सिंध जमा हो चुके हैं जीडीए के लोग। कल पूरे मुल्क में एक तमाशा लगेगा। तो ये इलेक्शन जो है, जब वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो बात कह रहे हैं असूली तौर पर उन्हें ये कहनी चाहिए जिस ओहदे पे वो थे, जिस मकाम पर वो हैं, और आज अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये क्या करना चाहिए? खेल क्या? गुजारिश ये है कि कभी ना कभी सच सामने जरूर आ जाता है। जो कुछ आपने किया होता है वो जब मिलके अगला नक्शा आपका नहीं बनता उसके मुताबिक, तो वो सच सामने आ जाता है। मौलाना साहब ने भी सच बोला होगा और वो और सच भी बोलेंगे। अभी वो वजीर साहब की बात कर रहे हैं, अली वजीर की, इसके अलावा भी लोग बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सच, ये पार्टी के 2-4 मतलब रोके गए ये सारे मीर साहब इस इलेक्शन कल तक झूठ बोल कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी क्यों बैठ रही है, वजारतें नहीं ले रही। पीपल्स पार्टी के 2-3 अहम रिजल्ट रोके गए। उनके एक मर्कजी लीडर ने मुझे फोन किया, कहने लगा यार मेरा रिजल्ट रोका हुआ है और जरदारी साहब पर प्रेशर है कि नून लीग से हाथ मिलाओ। तो जरदारी साहब अभी अड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे। वो कहते हैं मेरे बेटे ने कंपेन की है इनके खिलाफ, मैं कैसे हाथ मिलाऊं। फिर उनको मानना पड़ा। चलिए, और उस सीटों के आप अच्छी जी। आमिर इलियास राना साहब, मैं खास तौर पर आपको इनके बाद ही बुलाता हूँ जरा मजा अच्छा आता है। क्या कहेंगे सारी गुफ्तगू? मैं तो मौलाना फजल रहमान की जो हिकमत अमली है, मैं कह लीजिएगा, बुजुर्ग आदमी है, पुराने सियासतदान है, और जो बाकी रह गए उनमें मेरा ख्याल आखिरी निशानी रह गए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि कोई बनता है कि जवाब जिसका, क्या सियासी तौर पर क्या कहेंगे आप इसको? देखें, जब बंदा अपनी मर्जी का अपने वक्त पे आधा सच बोले तो जवाज रहते नहीं, जवाज के साथ सवाल उठते हैं कि उन्होंने
क्योंकि आज वो एक इंटरव्यू आ रहा है और उसमें शायद उस सवाल का जवाब है कि उन्होंने फैज हमीद साहब का नाम क्यों लिया, हमारे दोस्त मदर बल्लार साहब के दोस्त का नाम क्यों लिया, उन्होंने मौजूदा डीजीआई का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक तो तब आई थी। क्योंकि मैं भी हूं तो रिपोर्टर, तजिया आपके सामने करने आ जाते हैं। मैंने 30 मार्च 2022 को रात 8:30 बजे अपने एक्सप्रेस पे खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि अदम एतमाद की तहरीक वापस कराएं, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। वो खबर ब्रेक हुई, सब लोगों के मुझे फोन आए कि ये कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन आर्मी चीफ, मौजूदा डीजीआई, बाकी लोग बैठे हैं सेफ हाउस में, जिसमें पूरी पीडीएम बैठी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, ठीक है। और इन्होंने एक एलामिया जारी किया कि हमें कहा गया और हम बिल्कुल वापस नहीं लेंगे अदम एतमाद की तहरीक। ये वो वाकया है जो जिस दिन हुआ मैंने उस दिन रिपोर्ट किया और अगले दिन उसकी सच्चाई पीडीएम की प्रेस रिलीज से आई कि हाँ हमने खबर ठीक की। ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि मौलाना टंग स्लिप हुई है, ऐसी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को जुबानो बयान पे हम सबसे ज्यादा अच्छा अबूर हासिल है। सख्त से सख्त बात बहुत अच्छे अंदाज में, वो जैसे कहते हैं ना, हम जमीन गर्म कर देंगे और तुम्हारे नोटिस को मैं एक फाड़ता हूं और उसके बाद नैब भाग गया था, ये ऐसे नहीं वो बात कर देते। उनकी अपनी एक कुव्वत है और वो है उनके वोटर की। उन्होंने 2 दिन लगाए, अपने वोटर को एतमाद में लिया, यानी अपनी शूरा को, और एक मैसेज दे दिया। अब मैसेज के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि चाहे वो ऐवान सदर मांग रहे हैं, वो स्पीकरशिप मांग रहे हैं, वो चेयरमैन सेनेटशिप मांग रहे हैं, क्योंकि जो माजी उनके साथ चल रहा है कि बदले में हमेशा रस भरी वजारतें उनको मिली हैं। क्या वो डिमांड है या वाकई वो धांधली के खिलाफ आए हैं? ये भी आने वाले दिनों में और उनके इंटरव्यूज और गुफ्तगू में और उन तक शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अप्रोच बताएगी कि वो कहाँ खड़े हैं। देखिए, जब वो आए थे ना धरना लेके अक्टूबर में, और फिर उनको वादा करके भिजवाया गया था कि जी मार्च में ये हुकूमत चली जाएगी, 1 मिनट, उसकी गुफ्तगू में ये था कि जनरल बाजवा के साथ भी उनकी बहुत सख्त तलखी हुई थी। जनरल फैज हमीद उस वक्त बिल्कुल डीजी थे और वो सारे मामला को देख रहे थे। वो क्या गुफ्तगू हो रही थी, ये कब की है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के उस इंटरव्यू का ना भूलें, मैं ख्वाजा आसिफ के रिजल्ट पे बिल्कुल क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा झूठ बोला जा रहा है मेरे सामने, ये सारा सच नहीं है जो डार साहिबान की तरफ से आ रहा है। वो बिल्कुल प्लान करके, आज उन्होंने स्क्रीनशॉट ही दिखाए है ना, ये कहानी नहीं होती इस तरह धांधली आप सबको कह दें। सबके साथ सब कुछ हुआ होगा, कोई आज बोलेगा कोई कल बोलेगा। जो 2018 में हुआ था, क्या वो सारा झूठ था? क्या वो जिताया नहीं गया था? लोगों के घरों पे मैसेजेस दिए गए थे कि एक भी आजाद रुकन शामिल नहीं करना वरना छोड़ेंगे नहीं, और लोग चुप करके बैठ गए थे और सारे आजाद अरकान को, जिनको आज गाली बना दिया गया, उन जहाजों में बिठा के अलीम और तरीन के बनी गाला पहुंचाया गया था। ये हर दौर की सियासत होती है। वो जो शाह साहब बात कर रहे थे ना कि मरियम नवाज के ओथ के ऊपर बिल्कुल होगा कंसर्न, लेकिन मरियम नवाज तो 200+ जो वैसे चलेगी और 194 के करीब उनका पीएमएलएन का अपना स्कोर है बगैर किसी इत्तेहादी के, क्योंकि उनके पास जो आजाद आ चुके हैं खवातीन और जो कोटे जमा होने हैं। लेकिन ये सब इफ एंड बट्स के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि 29 फरवरी तक तो लाजमी आपको ओथ करना है, यानी कानून ये कहता है कि 21 दिन में करना है, और उससे पहले करने में कोई पाबंदी नहीं है अरकान असेंबली का, क्योंकि सेनेट और सदर का इलेक्शन ओथ के साथ जब सारों का मुकम्मल हो जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। अभी बड़ी जंगें मौजूद हैं। मेरा सवाल पिछली दफा मैंने छोड़ा था, पीएन ने तहरीक थी भुट्टो के खिलाफ और फायदा फौज ने उठाया था। आज आप किसको फायदा देने जा रहे हैं? ठीक बात, ठीक, मैं बात समझ गया आपकी। साबर शाह साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? जी, मैंने तो पहले ही मीर साहब ये क्वेश्चन रेज किया था कि हु विल बी दी अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अच्छा, दूसरी बात है कि हम बेसिकली तो देखिए ना, मुनाफिकीन के अंदर घिरे हुए हैं। एमकेएम तमाम जमातों से इत्तेहाद बना लेती है, फिर उन्हें छोड़ देती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोई पहली लव हेट रिलेशनशिप मैं नहीं देख रहा। अब इस वक्त वो कह रहे हैं कि आई लव यू बट आई कांट मैरी यू। अच्छा, अब इमरान खान दुनिया में ये होता है जी। अब इमरान खान साहब की पोजीशन ये है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया एम्पायर है, बहुत तगड़ा एम्पायर है, बहुत आला। ये अब मौलाना साहब को उनकी वो खूबियां भी बता रहे हैं जो मौलाना साहब और उनके वालिदैन को भी नहीं पता। अब वो हजरत मौलाना बन गए। मौलाना का किरदार हमारे सामने है। इस दफा वो इग्नोर हो गए पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, गुस्से में आ मिले। लेकिन इनका टेस्ट कल होगा, किस जोशो खरोश के साथ वो इसमें एहतजाज में शिरकत करते हैं। वो जोशो खरोश आपको बहुत कुछ बता देगा। अब बात रही क्लेम्स की, तो मरियम 250 कहे 300 कहे, ये क्लेम है। मैं आपको कह रहा हूं कि वो बहुत कंफर्टेबल है, वो बना सकती हैं।
लेकिन ये क्लेम है। वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो पैसे लेके बिक जाते हैं, वो भी अब 2 दफा सोचेंगे पैसे लेते वक्त, या तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ तकरीबन हर 1 घंटे के बाद बहुत लीवरेज गेन कर रही है, बहुत तेजी से एक वेव है उनके साथ। और अब मसला है जनाब के आगे क्या करना है। बिल्कुल इन्होंने गवर्नमेंट्स बनानी है, गवर्नमेंट्स बन भी जाएंगी। ये जो हम कह देते हैं जी वीक गवर्नमेंट है, व्हाटएवर, ये 15 मिनट के लिए भी इनमें से किसी को वजीर आजम बनाएं, ये बन जाएंगे। ये वो लोग हैं, इनमें किसी को कोई परवाह नहीं है इकोनॉमी कैसे ठीक होगी या बर्डन क्या है। आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल। ठीक है, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूं पहले, IMF इज नॉट हैप्पी और वो इलेक्शंस के मुतालिक भी कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। फॉरेन मीडिया पोस्ट इलेक्टोरल रिपोर्ट्स बना रहा है, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ इन कामों में, फॉरेन टेलीविजन के ऊपर भी। तो मेरा ख्याल है कि वो भी काम खत्म होने वाला नहीं है। ठीक बात। डिप्लोमेट्स का मैंने आपको बता दिया पहले कि वो एक्टिव हो गए हैं, होते हैं, लेकिन जरा ज्यादा एक्टिव महसूस हो रहे हैं। सो ये केक काटने वालों ने पहले तो मुझे लगा अच्छा केक काटा, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग महरूम रह गए। ठीक 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 ठीक। PNP है उनमें, पीर पगाड़ा साहब हैं। चले आप। जी हाँ। ठीक बात। सलमान आबद साहब, क्या केक का कौन सा टुकड़ा खाएंगे हम? देखिए, हम कह रहा हूं मैं, अवाम क्या बात ये है मीर साहब, सारे अवाम का blame हैं। टुकड़ा, अब वही जो अभी सॉरी टू से सिर्फ लितर है। हाँ जी, ये देखिए और बढ़ाओ, वो देखिए ना, बात ये है, ये सारी जो पॉलिटिक्स मीर साहब इस वक्त हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो इक्तदार में शामिल जमाते हैं या अपोजिशन में जमाते हैं, इनको कोई अवाम का दर्द है? इनको कोई अवाम के मसाइल के बारे में कोई इदराक है? आप इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी बातें सुने, इनकी हरकियात को देखें तो आपको लगेगा कि अवाम कहां खड़ी है। अवाम को तो ये खुशनुमा नारों के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कोई 300 यूनिट माफ करता है, कोई 200 यूनिट माफ करता है। अब जब इक्तदार में आ गए ना, हम देख लेंगे कितने यूनिट ये माफ करते हैं। मसला ये है कि जब ताकत की लड़ाई चल रही है, तो ताकत की लड़ाई में तो सारे जो एक दूसरे के साथ जो है वो सिर शुक्र हो जाते हैं। जहां उनको इनका इंटरेस्ट मिलेगा, फजलुर रहमान को जहां फायदा मिलेगा वहां जाएंगे, PTI को जहां बेनिफिट नजर आएगा वहां जाएगी, PMLN को जहां बेनिफिट नजर आएगा वहां जाएगी। बिलावल की तकरीरें हमने सुनी थी ना इलेक्शन कैंपेन के अंदर, अब जा रहे हैं ना वहां पर। तो मेरा मतलब है कि जो हमारा, और ये जो हमारा स्टेट क्राफ्ट का जो इशू है, जो मैं बार बार सवाल उठाता हूं, उसकी फिक्र किसको है? क्या शहबाज शरीफ साहब को फिक्र होगी उसकी? क्या बिलावल साहब को फिक्र है? क्या इमरान खान साहब को फिक्र है या किसी और को फिक्र है? सब लोग इस वक्त पावर पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, और इदारों के साथ इदारों के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, उसका नतीजा क्या मिल रहा है? आपका रियासती निजाम मजबूत होगा, कमजोर होगा? मुझे बताएं। और जब आप चीजों को कमजोर करेंगे, आपने इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट कर दिया, आपने यहां अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दिया, आपने यहां ब्यूरोक्रेसी से जिस तरह से काम करवा रहे हैं, सियासी मुदाखलतें कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के रोल को देखें, जुडिशरी के रोल को देखें, यानी एक अजीब तमाशा हमने बना दिया है। पाकिस्तान के मामलात के बारे में जो बाहर की दुनिया में गुफ्तगू हो रही है, क्या हमें उसका एहसास है? आप तो यहां मीडिया कंट्रोल करके बैठे हुए ना, जो अपनी मर्जी की बात देना चाहते हैं वो दे दें। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जरा देखें हमारी पॉलिटिक्स के बारे में, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे इलेक्शन के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहा है, क्या लिजिटिमाइज कर रहा है। हमारे तो सियासतदान सर जोड़ के बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनका तो मसला यह है कि जनाब मुझे बताएं, मेरे बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, मेरी बहन को चीफ मिनिस्टर सिंध बनाना है, वो कहता है मुझे चेयरमैन सेनेट बनाना है, वो कहता है मुझे स्पीकर बनाना है। यानी ये सारी खानदान के अंदर जो बंदर बांट हो रही है, फैमिलीज पॉलिटिक्स जो चल रही है, ये उसी की रिफ्लेक्शन है कि लोग यहां पर मायूस हैं। लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन का मतलब होता है आपके मसाइल का हल। यहां मसाइल का हल नहीं है, यहां मसाइल और ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। बात बिल्कुल आपकी समझ आ गई। नाज़रीन कराम, देखें कितनी एक कॉम्प्लेक्स, गंभीर, पेचीदा सूरत हाल है। हल क्या है? हम जाएं किस तरफ? क्या मैं बार बार ये बात सवाल पूछ रहा हूं, क्या जमहूरियत की बसात तो लपेटी नहीं जाएगी? अच्छा, मुझे जमहूरियत से भी कोई मोहब्बत नहीं है। क्या पाकिस्तान के लिए कोई मसाइल तो पैदा नहीं होंगे? चलिए, पाकिस्तान का लफ्ज भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नजर आता होगा। क्या यहाँ के अवाम के लिए जो बचते हम लोग हैं, बचिंदे हैं यहाँ, उनके लिए मुसीबतें तो नहीं बढ़ेंगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब चाहिए। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। इकराम, हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कोई इस मुल्क के अवाम को भी फायदा पहुंचेगा, या चलिए इस मुल्क को कोई फायदा पहुंचेगा, या चलिए इस मुल्क में जमहूरियत को कुछ फायदा पहुंचेगा। किसको फायदा पहुंचेगा? कोई और रूट लेगा मजे सारे, या क्या होगा? ये सारा कुछ जो हम जो भी कह रहे हैं,
इलेक्शन फेयर नहीं हुए ठीक है, धांधली हुई ठीक है, या हम कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, या हम कहते हैं हमें तो पहले ज़माने में फलाने ये कहा, जितनी बातें हो रही हैं ये क्या है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ क्यों जनाब, कुछ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताइए हमें। मीर साहब, बड़ी बदकिस्मती से लोगों को इस इलेक्शन के नतीजे में तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि इलेक्शन जमहूरियत का खूबसूरत हिस्सा होते हैं, मगर हमारे यहाँ इस इलेक्शन ने जमहूरियत के चेहरे पर कालक मली है। और रही बात कि अवाम को क्या मिलेगा, देखिए जाली मैंडेट के जरिए आप हुकूमतें कायम कर लें, शौक से करें, मगर उससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम ख्वाब बन जाएगा। मुझे तो ना ये अब फिर क्या हो रहा जी, हुकूमतें तो जैसे कायम हो रही हैं वो आपके सामने है। देखिए, मैं तो इस साल के एंड में क्या करेंगे? एक नया इलेक्शन देख रहा हूं जी। इस अच्छा साल के चलिए, एंड में नया इलेक्शन होगा तो मसला हल हो जाएगा। हमें हमारे अदारों को अपनी हदूद में रहकर इलेक्शन करवाना पड़ेगा और एक शफाफ नहीं, इलेक्शन ये तो होगा, आप कराना पड़ेगा फिर वाली बात इस्तेहकाम करते हैं आएगा। ना। आज देखिए, सदर मुमलिकत ने ईवीएम की बात की इलेक्शन के रोज या अगले रोज, बिल्कुल दुरुस्त बात की। चलें वो उस पर हमें जाना पड़ेगा शफाफ इलेक्शन की तरफ। अहमद इलियास राना साहब, आप क्या कहेंगे? हमने पहले वक्त बहुत सा खर्च किया हुआ है, अब मुझे पैगाम आ रहे हैं कि जल्दी से तेज से आगे बढ़ो। जी अहमद इलियास राना साहब। देखें, हम पहले भी बात करते थे, बरलास साहब ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की कि पता नहीं अवाम को क्या दूध शहद की नहरें, वो 2018 के नताइज के सूरत में और 10 साल के पी की हुकूमत के सूरत में सब मिल गया कि 900 अरब से प्लस पे वो 90 अरब से कर्जे की भीड़ चढ़ गया के जहां कोई हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बना, कोई नया सियाती मकाम नहीं बना। जिनकी बात हो रही है कि उन्होंने तो बहुत शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आम आदमी के लिए, मैं मतलब कोई और नहीं कर रहा कि उन्होंने ये काम कर दिए थे। इशू ये है कि ये पार्लियामेंट आ रही है। अभी बैरिस्टर सैफ ने शेरपाल साहब के घर बैठ के ये बात कही है कि हम मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, वो हुकूमत में भी आ जाए। इशू ये है कि जो चीजें तय करनी है, कि जो आज जिसको मैस सब करार दे रहे हैं, यानी इलेक्शन रिग्ड और उसके अंदर मसाइल और उसका सिस्टम, आप सिस्टम पहले 3 महीने में, जहां माशी तौर पे आपको IMF के साथ पहले हफ्ते में बैठते ही बनना है। हुकूमत अगर 4 मार्च को यानी वजीर आजम आ जाता है, अगर 29 को इजलास होता है तो हुकूमत तो बन जाएगी, अगले दिन कैबिनेट आ जाएगी, तो 9 मार्च तक आपको IMF के साथ अगली ट्रांचे के लिए फाइनल करनी है, और फिर बड़ा पैकेज तो उसके बाद है। वो करने के साथ सबसे बड़ा काम है कि सब शराइत लगा दें कि हम बैठ रहे हैं, हम पार्लियामेंट में भी बैठ रहे हैं, सीरियस इंतखाबी इस्लाहत करें जिसमें निगरान हुकूमतों का कंसेप्ट खत्म कर दें, आईनी तौर पे ले आएं, बल्दियाती इदारों को आईनी तौर पे गारंटी करें कि जो 18वीं तरमीम का असल फ्रूट है वो जिले में जाएगा, वो सूबे रोक के अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करेंगे, बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। और इलेक्शन का मैकेनिज्म, आप इंडिया से बिल्कुल हर चीज में गाली वाली देते हैं, आप उनको डिटो कॉपी करा लें। ठीक कि जी आपका इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत होगा ताकि आप साल बाद कराएं, आप 2 साल बाद कराएं, जब भी इलेक्शन कराएं उसके ऊपर सब ने ये किया हुआ होगा कि जी ये हमने मिल के बनाया है। ठीक इसके बगैर हल कोई नहीं है। बाकी आप फौज आके बैठ जाए, वो कितने दिन अकेली बैठ जाएगी। ठीक ये हमने मतलब आप जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। साबर शाह साहब, आप क्या कहेंगे जी? सर, बात ये है कि ये पूरी कौम लीडरान समेत कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार है। ये अंग्रेजी का लफ्ज है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाना वाला न्यूरो साइकोलॉजिस्ट वही है। नहीं, इसमें शक कोई नहीं है। मैं तो कहा करता हूँ कि अगर दुनिया में 3 आदमी ना होते तो हम वो ना होते जो आज हैं। और 3 आदमी ये हैं, मार्क्स जिसको मैं फॉलो नहीं करता, फ्राइड जिसको उस तरह फॉलो नहीं करता, और तीसरा आइंस्टाइन। 3 आदमियों ने दुनिया बदल दी है। तो आवाम की नॉलेज के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस ये है कि हम एक बात को जानते हैं, मानते हैं, मगर मुनाफकत, मसलहत या मजबूरी की वजह से हम एकदम एक स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं फौरन। अब स्टेट ऑफ डिनाइल में हम इस तरह जा रहे हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये जो थियरीज हैं, जमहूरियत, जमहूर, फ्री और फेयर इलेक्शन, ये फारिग हैं सर। इन चीजों में कुछ नहीं। आपकी आवाम को क्या मिलना है? ये फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देंगे, बिजली और गैस का रेट बढ़ा देंगे। दे हैव अ फेमिलियर प्ले बुक, इवन आर्मी हैज अ फेमिलियर प्ले बुक, कि ये करना है, वो करना है। मैं तो अपनी इंतहाई हम्बल हैसियत में यही कह सकता हूँ कि ये जो मामला इस वक्त बिगड़ा हुआ है,
मैं जानता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के पास इसकी चाबी है और वो हर बिगड़े मामले को भी ठीक कर लेते हैं और बिगाड़ते भी खुद ही हैं। तो इसको यहीं पे ठीक कर लें, इनको मना लें, मजीद बिगड़ने से बचा लें। आज ही तहरीक का कोई पता नहीं सर वो क्या रुख इख्तियार कर जाए, ठीक मैं बात, आपको बताऊं। ठीक बात जी। सलमान अहमद साहब, देखिए बात तो बड़ी बात अच्छी कही कि तहरीक का कोई पता नहीं क्या रूप हमने इख्तियार इलियास करेगा। राणा ने भी बात ठीक की है और इन्होंने भी ठीक किया है। अब जो कुछ है ना, आपको आगे जाकर एक नया फ्रेमवर्क दरकार है और उस 4-5 बुनियादी नुक्तों के ऊपर इत्तफाक करके अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ लीजिए। अगर आप आगे बढ़ने की बजाय महाजराई, टकराव, तनाव, दुश्मनी, एक दूसरे को खत्म करने का एजेंडा रखते हैं तो ये फिर इससे मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है खुद इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हो गए हैं कि अब आप उनको शामिल किए बगैर चीजों का रेजोल्यूशन तलाश नहीं कर सकेंगे। उन्हें भी अपनी चीजों को रिविजिट करना है और पॉलिटिशियंस को भी अपनी चीजों के बारे में रिविजिट करना है, तभी कोई नया वे आउट निकलेगा, अदरवाइज वो वे आउट निकल नहीं सकता। ठीक बात है। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू हम यानी काफी इस नुक्ते पे पहुंच गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। जब तक सब सर जोड़ के नहीं बैठते और कोई मसले का हल नहीं निकालते और उन गलतियों को तदारक नहीं करते जो सबब बनी है इस सूरत हाल की, उस वक्त तक हम बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ना अवाम का फायदा हो सकता है, ना पाकिस्तान का फायदा हो सकता है, ना जमहूरियत का फैसला। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, अब आखिरी सेगमेंट में वक्त तो बहुत कम होता है लेकिन हमने किसी नतीजे पर तो पहुंचना है। जनाब, क्या नतीजा है, बॉटम लाइन क्या है आपकी? अच्छा सर, जो बात साबर शाह साहब ने की है ना, वो बड़ी जबरदस्त बात है कि तहरीक पता नहीं क्या रुख इख्तियार करे। मैं भी यही समझता हूं, लोगों में गुस्सा है सर, खासतौर पर नौजवान वोटर जो है उसमें बहुत गुस्सा है। और मैंने, मेरे भाई आमर इलियास राणा फिर बात ले जाते हैं 2018 में, मैंने तो 2018 की कोई बात ही नहीं की। मैंने तो कहा है कि भाई जब ये इलेक्शन जो हुए हैं इसमें ये कुछ हुआ है, नौजवानों को गुस्सा है, लोग अपने गुस्से का इजहार चलें जी, आप कहते लोग हैं कि नफरत का इजहार कर लोगों रहे को हैं गुस्सा है, वो गुस्से और का ये इजहार तहरीक करना पता नहीं चाहते हैं। किधर चली जाए। तहरीक पता नहीं किधर चली जाए। आमर इलियास राणा साहब, आप क्या कहते हैं? देखें जी, जब आप बात करते हैं तो फिर आपको बताना पड़ता है कि एक दफा के आप बेनिफिशियरी हैं, दूसरी दफा का कोई और बेनिफिशियरी है। अब आप गुस्से में तहरीक चला लें, अपना फायदा कर लें, हो सकता है आपको फायदा मिल जाए, हो सकता है पूरे मुल्क को नुकसान हो जाए, क्योंकि मुल्क का फायदा तो नहीं होने का, किसी की जात, किसी पार्टी, किसी दो पार्टी के फायदे की बात तो हो सकती है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। जो मेरे नजदीक थी बात, मैंने आपसे पहले भी कही थी कि अब पार्लियामेंट में बैठ के आप नई चीजें तय करा लें। आप पार्लियामेंट में बैठने की शर्तें लगा लें कि जी सबसे पहला काम ये होगा, उसके बाद हुकूमतें जितना अरसा ठीक है, सबसे पहले आप पीपल्स पार्टी और कुछ PTI मसले जब मर्जी लेजिस्लेट बैठें, कर तो लें आप। कोई मसला तो नहीं है। हाँ, ठीक बिल्कुल। बात है, ठीक बात है। आप ये कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें लेजिस्लेट कर लें, ये नहीं कि जुबानी तौर पर एग्रीमेंट कर लें, पार्लियामेंट में तय कर लें। और क्या क्या बातें तय कर लें? इलेक्शन के बारे में, मईशत के बाद कुछ जो बातें उन्होंने इशारा किया। साबर शाह साहब, सर मैं एक बात जानता हूँ, आप जो मर्जी एग्रीमेंट कर लें ये सारे मुकर जाएंगे उससे। पीपल्स पार्टी ये सीट ले जाएगी, वो ले जाएगी। पीपल्स पार्टी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रेसिडेंशियल सीट पे। यहाँ वो चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ खुद कह दे आप वजीर आजम ले आए। इसी वजह से उनकी आधी टांग एक तरफ है और 1.5 टांग एक तरफ है। यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, व्हाट माइट ट्रांसपायर। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, आप मेरी बात का बुरा ना कोई मनाए दोस्त, कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्रैश तो किया पीटीआई को, लेकिन अगर वो चाहते तो इतने वोट भी ना पड़ते। और अभी भी चाहे तो ये 90-100 सीटें 50 रह सकती हैं। तो इमरान खान को भी चाहिए कि ही शुड निगोशिएट, को लचक पैदा करे। मुल्क के लिए भी अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। चलिए, ही इज अ पॉलिटिकल एसेट, ही इज अ पॉलिटिकल एसेट। ठीक है, कुछ शक नहीं, ही इज अ पॉलिटिकल एसेट जी। देखिए मीर साहब, बात यह है कि अगर पॉलिटिशियंस है, तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने इस मौके पे पॉलिटिकल मेच्योरिटी ना दिखाई, गेंद पहले ही उनके हाथ से बहुत दूर जा चुकी है, मैं आपको बताऊं। और फिर अगर इन्होंने पॉलिटिकल मेच्योरिटी ना दिखाई, वही अपनी पर्सनल फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स की, तो फिर गेम और ज्यादा इनके हाथ से निकलेगी। और ये जमहूरियत शमूरियत जो है ना, फिर इनकी बातें में हम सब खुशनुमा बातें करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहले ही पॉलिटिकल स्पेस काफी हद तक खत्म हो चुकी है। आप पार्लियामेंट भी ले आए, हमें भी पता है पार्लियामेंट कैसे फंक्शनिंग करती है, आमिर इलियास राणा को भी पता है। और ये भी पता है कि हमें जब पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई थी 2013-14 में, उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला, 2018 का इलेक्शन और आज 2024 का इलेक्शन। जब तक आप पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, इस्लाहात के साथ सारी चीजें नहीं तब्दील होती। ठीक बात है। खुलासा ये है नाज़रीन इकराम हमारी इस पूरी गुफ्तगू का, कि सबको मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करना पड़ेगी
इस बात पर एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए चंद बातों पर, चंद अमूर पर इत्तफाक करना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करते और जब तक हम ये तय नहीं कर लेते कि इसके बगैर चाराकार नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए मसाइल ही मसाइल हैं। कुछ कर लें, दोबारा इलेक्शन करा लें, कुछ और कर लें, कोई जमहूरियत की बसात पे पेड़ दें, कुछ और कर लें। पाकिस्तान की बेहतरी और बहबूद और इसके अवाम की अच्छाई इसी में है कि हम सब मिलकर, खास तौर पर पॉलिटिशियन मिलकर पार्लियामेंट के अंदर कोई किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं, उन बातों पर जिन बातों पर उनका डिसएग्रीमेंट इस वक्त मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।